प्रिय विद्यार्थीगण, हम नाटकों के विकास क्रम पर चल रहे हैं। पूर्व में हम जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु युग के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और इससे पूर्व नाटक के तत्व और नाटकों की परिभाषा के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं। आज हम इसी विकास क्रम में अगला जो कालक्रम आता है या जो कालखंड आता है उसके बारे में जानेंगे। इस कालखंड को छायावादोत्तर काल या प्रसादोत्तर काल के नाम से जाना जाता है और इस युग के नाटकों को छायावादोत्तर या प्रसादोत्तर नाटक कहा जाता है, जो कि प्रसाद युग के बाद की समय की सीमा में आते हैं। प्रसाद युग में जो नाटक थे वो नाटकीय तत्वों पर पूरी तरह से खरे नहीं उतर रहे थे। इसके साथ साथ ये नाटक रोमानिक दृष्टि लिए होते थे या रोमांटिक दृष्टि लिए होते थे और इसीलिए ये एक प्रकार से रोमानियत की दायरे में, रोमानियत के दायरे में बंद करके रह गए थे या रोमानियत के कटघरे में इनको बंधा हुआ हम कह सकते हैं। लेकिन जिस समय ये युग था उस समय भारत के लोगों की प्रवृत्ति भी बदलने लग गई थी और वो रोमानियत के बंधे बंधाए दायरे से बाहर आने लग गए थे। और जब लोगों में ये छटपटाहट होने लग गई कि वो रोमानियत के दायरे से बाहर आए, उस कटघरे से बाहर निकलें, तो लेखक तो आम आदमी से ज़्यादा सोचता है, आगे की सोचता है। तो इस युग के नाटककार भी इस रोमानियत के दायरे से बाहर आने की कोशिश करने लगे और सर्वप्रथम उपेंद्र नाथ अश्क ने यह प्रयास किया कि हिंदी के नाटक इस रोमानियत के दायरे से, इस रोमानियत के कटघरे से बाहर निकलें। इसलिए हिंदी में नाटकों को रोमानियत के कटघरे से बाहर निकलने का श्रेय या बाहर निकालने का श्रेय उपेंद्र नाथ अश्क को दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि इस युग तक आते आते हमने जान लिया कि रोमानियत के दायरे से नाटक बाहर आने लग गए थे और ये वास्तविकता के निकट पहुंच गए थे। जिंदगी की जो हकीकत है उस हकीकत के पास पहुंच रहे थे। तो निश्चित रूप से जो सवाल एक सामान्य व्यक्ति के मन में उठ सकता है वो हमारे मन में भी उठ रहा है कि नाटकों में ये परिवर्तन लाने वाले लेखक कौन थे, वो नाटककार कौन थे जिन्होंने अपने नाटकों में माध्यम से इस युग के नाटकों के रूप को बदल दिया और ये प्रसाद युग के नाटकों से अलग हो गए और लोगों की जो मनोवृत्तियां थी, बदली हुई मनोवृत्तियां थी, उनको हमारे सामने लाने का प्रयास जिन्होंने किया। तो हम अब उनके बारे में जानेंगे कि उनमें कौन कौन से नाटककार प्रमुख थे। उसमें सर्वप्रथम नाम तो उपेंद्र नाथ अश्क का आता ही है और मैं लूँगा भी उनका नाम। इसके अलावा विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, सुमित्रानंदन पंत, गोविंद दास इत्यादि प्रमुख नाटककार रहे जिन्होंने अपना योगदान इस युग में नाटकों के समृद्धि में दिया। सबसे पहले मैं उपेंद्र नाथ अश्क पर आता हूँ जिन्होंने रोमानियत के दायरे से अपने नाटकों को निकाला। सबसे पहले इन्होंने जय पराजय नामक नाटक लिखा जो 1937 में लिखा था। छठा बेटा 1940 के आसपास लिखा। कैद और उड़ान नामक नाटक 1945 और 46 में इन्होंने लिखे। भंवर 1950 में लिखा और अंजो दीदी नामक नाटक 1954 में लिखा। इसके अलावा अंधी गली और पैतरे भी इनके प्रमुख नाटकों में शामिल किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी नाटकों की रचना इनके द्वारा की गई
जिन्होंने कि सामाजिक दायरे में अपना एक स्थान बनाया, साहित्य के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाया। फिर आते हैं विष्णु प्रभाकर। इनका भी काफ़ी नाम है हिंदी नाटकों में। इनके 2 नाटकों का नाम मैं प्रमुख रूप से लूँगा, जिनमें डॉक्टर और समाधि नामक नाटक आते हैं। तत्पश्चात तीसरे रचनाकार या नाटककार जगदीश चंद्र माथुर के रूप में मैं देखूंगा। इन्होंने कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन इत्यादि नाटकों की रचना की थी, जिसके माध्यम से ऐतिहासिक मुद्दों को इन्होंने अपने नाटकों का विषय बनाया था। एक नाम आता है धर्मवीर भारती। इनका अंधा युग नामक नाटक काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था, जो 1955 में लिखा गया था, और ये एक त्रासदी नाटक था, जिससे इनको काफ़ी नाम हुआ। इन्होंने और भी रचनाएं की है, लेकिन उनके बारे में अपने यहाँ ज़्यादा लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करेंगे। फिर है लक्ष्मी नारायण लाल। इन्होंने अंधा कुआं 1955 में, मादा कैक्टस 1959 में, सूखा सरोवर 1960 में, रक्त कमल या रक्त छोड़िए सूर्यमुख 1968 में, रात रानी 1962 में, दर्पण 1963 में और मिस्टर अभिमन्यु 1971 में इनकी रचना की थी। और हिंदी साहित्य में जब समस्या नाटकों की बात आती है तो सबसे ऊपर लक्ष्मी नारायण लाल का नाम ही आता है। मोहन राकेश एक प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं हिंदी नाटकों में। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें आषाढ़ का एक दिन जो 1958 में लिखा गया था, और लहरों के राजहंस जो 1963 में लिखा गया था, तथा आधे अधूरे जो 1969 में रचित किया गया था, आदि प्रमुख नाटक इनके रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत अगले नाटककार के रूप में हम जानेंगे उनको। इनकी रचनाओं में रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, ये भी नाटक लिखे गए। और इन नाटकों की विशेषता ये थी कि ये सामान्य नाटक नहीं थे, बल्कि ये एक प्रकार से गीति नाटक रहे हैं, जिनको गीत के रूप में लिखा जाता था। फिर आते हैं एक और नाटककार गोविंदास जी। इनका प्रमुख जो नाटक रहा वो स्नेह है या स्वर्ग, जो 1946 में लिखा गया था। तो इस प्रकार से ये 8-10 प्रमुख नाटककार थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने ही इस युग में नाटक लिखे हों। इस युग में नाटक लिखने वालों में और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख नाटककारों को हमने अपने इस अध्ययन में स्थान दिया है जानने के लिए, जिनके बारे में हमें जानना है। जब हमने ये जान लिया कि इस युग के नाटक क्या चीज़ लेकर के आए थे और किन नाटककारों ने कौन कौन सी रचनाएं हमको दी, तत्पश्चात हम ये जानेंगे कि इन्होंने जो नाटक लिखे, उन नाटकों को, जो नाटकों के भेदों के अंतर्गत हमने पूर्व में अध्ययन किया है कि कितने भेद नाटकों के होते हैं, उन भेदों में से कौन कौन से भेद इस युग के नाटकों में पाए जाते हैं, या कितने प्रकार के नाटक इस युग के नाटकों में लिखे गए थे। तो हम जानते हैं कि हमने पूर्व में 8-10 भेद जो नाटकों के जाने थे, उनमें से पौराणिक नाटक भी इस युग में लिखे गए, ऐतिहासिक नाटक भी इस युग में लिखे गए, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक भी इस युग में लिखे गए, सामाजिक नाटक भी इस युग में लिखे गए। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक, प्रतीकात्मक नाटक, गीति नाटक इत्यादि, और इसके अलावा समस्या मूलक नाटक भी इस युग में
लिखे गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नाटकों के काफ़ी भेद और भिन्नताएं इस युग के रचनाकारों द्वारा रचित की गई थी और हमको सब तरह के नाटक इस युग में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पौराणिक नाटक। इसके बारे में मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि नाटकों के भेद के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि हम पौराणिक नाटक किसे कहेंगे। तो पौराणिक नाटकों में मैं एक नाम लूँगा दशरथ नंदन का, कि ये नाटक इसमें उदाहरण के रूप में आप बता सकते हैं। फिर ऐतिहासिक नाटक में आप कोणार्क और सूर्यमुख नामक जो नाटक हैं उनको आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। और ऐतिहासिक पौराणिक नाटक में पहला राजा नामक नाटक शामिल किया जा सकता है। सामाजिक नाटकों में हम छठा बेटा, कैद, उड़ान, अंजो दीदी इत्यादि को रख सकते हैं। और मनोवैज्ञानिक सामाजिक जो नाटक, उनके अंतर्गत डॉक्टर नामक जो नाटक लिखा गया था जिसके रचनाकार थे विष्णु प्रभाकर, उसको हम इस श्रेणी के नाटक के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके अलावा प्रतीकात्मक नाटक भी इस युग में लिखा गया। उसमें सुंदर रस और सूखा सरोवर प्रमुख रूप से रहे हैं। सुंदर रस और सूखा सरोवर। गीति नाटकों में रजत शिखर और शिल्पी स्नेह या स्वर्ग इत्यादि जो नाटक थे वो इसमें आ जाते हैं। इस युग की खासियत रही थी समस्या नाटकों की, और उन नाटकों में बंधन और छाया आदि नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। इसके अलावा समस्या मूलक नाटकों को 3 प्रकार में बांट करके हम अध्ययन कर सकते हैं। 3 प्रकार के नाटकों में इसको बांट करके अध्ययन कर सकते हैं कि क्योंकि इनमें 3 तरह की समस्याओं को स्थान दिया गया। पहली, स्वतंत्र भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित नाटक। उस युग में भ्रष्टाचार काफ़ी फैल रहा था जो भारतीय लोगों को काफ़ी कचोट रहा था और लेखकों को भी, उनके मन को भी झकझोर रहा था। दूसरी जो है संघर्षों का नैतिक मूल्यों से संबंध। पीढ़ीगत जो संघर्ष होते हैं उसमें नैतिक मूल्य कहाँ तक संबंधित हैं, उनसे छूटे या रहे, उसके अंतर्गत नाटक थे। और तीसरा है चीनी आक्रमण से संबंधित नाटक। तो इस युग में 3 प्रकार के समस्या नाटकों को लिया गया। तीनों मैंने बता दिए। अब देखते हैं कि इनके अंतर्गत एक एक दो उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। स्वतंत्र भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित नाटक, वो कौन से हैं नाटक? उसमें है न्याय की रात, फिर चंद्रगुप्त जो है न्याय की रात जो है चंद्रगुप्त विद्यालंकार द्वारा लिखा गया था। और पीढ़ीगत संघर्षों को जिन नाटकों में उभारा गया उनमें नरेश मेहता का सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं, 2 नाटक थे इनके। सुबह के घंटे तथा दूसरा खंडित यात्राएं, वो पीढ़ीगत संघर्षों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मनु भंडारी का लिखा बिना दीवार का घर भी पीढ़ीगत संघर्षों को हमारे सामने लेकर के आता है। फिर चीनी आक्रमण से संबंधित नाटक, उस युग में, उससे पूर्व में थोड़ा सा चीन का 1962 में आक्रमण हुआ था और पूरा भारत उससे पीड़ित हुआ था। तो लेखकों ने भी उसको विषय बना करके अपने नाटक लिखे, जिनमें शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया घंटियाँ गूंजती है और ज्ञानदेव अग्निहोत्री द्वारा लिखा गया नेफा की एक शाम। नेफा एक क्षेत्र है उत्तर पूर्व में। अभी इन्हीं दिनों जब चीन के साथ हमारी झड़प चल रही थी, इसका नाम काफ़ी दफ़े आया है, तो आप लोगों को ध्यान भी होगा। तो नेफा की एक शाम, और उसी क्षेत्र में पहले जब 1962 में युद्ध हुआ था चीन के साथ, तब लड़ाई लड़ी गई थी। उस समय ऐसा कहा जाता है कि भारत उस युद्ध में हार गया था। मेरा ये मानना है कि भारत हारा नहीं था, बल्कि
हमारे सैनिकों को लड़ाई लड़ने की अनुमति ही नहीं दी गई थी, और अनुमति तब दी गई जब चीन ने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और उस वक्त जैसे ही भारतीय सेना ने सामना करना शुरू किया, उसी समय युद्ध को रोक दिया गया, और उसी का परिणाम रहा कि भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र चीन के कब्जे में गया, और उसके साथ साथ तिब्बत जो है उसकी स्वतंत्रता भी खत्म हो गई, वो चीन का एक राज्य मात्र बन करके रह गया। अब हमने प्रारंभ देख लिया छायावादोत्तर काल का। इस युग के प्रमुख नाटककार देख लिए। इसके बाद नाटकों के भेद, कितने प्रकार के नाटक इस युग में पाए जाते हैं, वो हमने जानकारी ले ली। अब हमने इतने नाटक जान लिए, नाटककारों के बारे में जान लिया, इस बात की प्रमुख बातों को जान लिया, तो अब एक बात हमारे सामने आती है कि इस युग के नाटकों की विशेषताएं क्या थी। जिसे हम प्रवृत्तिगत विशेषताओं के अंतर्गत ले सकते हैं, या सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत ले सकते हैं, या गुण या कमियों के अंतर्गत हम ले सकते हैं। तो हम उनका एक अवलोकन करेंगे। जैसे छायावादी काल में हमारे नाटक तकनीकी तौर पे कमज़ोर रहे, लेकिन इस युग में लिखे गए नाटक तकनीकी के आधार पर खरे उतरने वाले रहे हैं। जो नाटक की टेक्निक होती है, जो तकनीकी होती है, नाटक के जो तत्व होते हैं, उन तत्वों पर, समस्त तत्वों पर खरे उतरने वाले नाटक इस युग में लिखे गए। दूसरी प्रवृत्तिगत विशेषता यह रही कि इन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया। आधुनिक बातें ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इन्होंने ऐतिहासिक और पौराणिक तथा सामाजिक विषय वस्तुओं को पूरी तरह छोड़ा नहीं। इस युग में भी वो प्रवृत्ति बनी रही जो कि पूर्व की प्रवृत्ति थी, या पूर्व के काल में प्रवृत्ति बनी हुई थी। तीसरी जो विशेषता आती है, जो पूर्व में बहुत कम हो पाया था, वो था सामाजिक समस्याओं का सटीक चित्रण। इस युग के नाटककारों ने जो उस समय की तात्कालिक सामाजिक समस्याएं थी, उन समस्याओं का बेहद सटीक वास्तविक चित्रण किया। अगली जो प्रवृत्तिगत विशेषता हम ले सकते हैं, नारी शिक्षा एवं उत्थान के प्रति जागृति। पूर्व में आनी शुरू हो गई थी, प्रसाद युग में ये चीज़ें शुरुआती दौर में थी, और यहाँ आकर के यह प्रवृत्ति और अधिक निखर करके सामने आई, जो नाटकों में भी हमको मिलती है, जिसमें नारी शिक्षा पर जोर दिया गया और शिक्षा के माध्यम से नारी के उत्थान पर भी जोर दिया गया। फिर अगली जो विशेषता आएगी, स्त्री और पुरुष के संबंधों को इस युग के नाटकों में दिखाया गया। इससे पूर्व के काल तक स्त्री और पुरुष के संबंधों को इस तरह से बाहर दिखाया जाना सामाजिक दायरे से बाहर की बात मानी जाती थी, लेकिन इस युग के लेखकों ने, चाहे वो पाश्चात्य प्रभाव आप कहिए या हिंदुस्तानी प्रवृत्ति में आगे बढ़ने की एक जो मानसिकता होती है, उसको आगे बढ़ने का मौका मिला, उसका परिणाम मान लीजिए। तो स्त्री और पुरुषों के संबंधों को इस युग के नाटकों में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया। इस युग के नाटकों पर पाश्चात्य नाटकों का और पाश्चात्य तकनीकी का प्रभाव भी दिखाई देता है। अगली जो विशेषता, जिससे हम सातवीं विशेषता के रूप में जानते हैं, पूर्व में राजनीतिक परिस्थितियों को जहाँ तक होता था नहीं छुआ जाता था साहित्यकारों द्वारा। आज़ादी के संबंध में कोई बात होती थी वो तो भले ही ले लो, बाकी सामान्यतः सत्ताधारी या विपक्षी पार्टियों को इसका मुद्दा नहीं बनाया जाता था। लेकिन इस युग तक आते आते राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण नाटकों में मिलने लग गया था। इसके अलावा समस्याओं का सीधा और सपाट वर्णन भी इस युग के नाटकों में प्राप्त होता है। समस्याओं को घुमा फिरा करके हमारे सामने या पाठकों के सामने या दर्शकों के सामने नहीं रखा जाता था, बल्कि सीधा सीधा जो समस्या होती थी
उसको बता दिया जाता था और सीधी चोट उस पर की जाती थी। और इसका परिणाम क्या हुआ उसे हम नौवीं विशेषता के रूप में जान सकते हैं। वो था इसके कारण से भाषा के लालित्य और भाषा की मनोरमता पर इसका प्रभाव पड़ा और उसमें कमी आई तथा भाषा का रूखापन भी इस युग में आते आते बढ़ गया था। इसके बाद एक विशेषता और इसके अंतर्गत आती है, वो है दो पीढ़ियों के मध्य संबंधों के टूटन का प्रकटीकरण या उजागरण। यह संघर्ष हमेशा रहा है, ये नहीं कि इस युग का ही रहा हो, प्राचीन काल में भी रहा है, जब इन नाटकों का युग था तब भी रहा है, और आज हम जो पढ़ रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं तब भी रहा है। पुरानी पीढ़ी का नई पीढ़ी से हमेशा संघर्ष रहा है। अब वो संघर्ष किस तरह का रहा है उसका रूप हो सकता है कि हर युग में थोड़ा बहुत समय और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रहा हो। तो पूर्व के जो नाटक हैं उनमें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन इस युग के नाटककारों ने ये अपनी एक प्रवृत्ति बनाई जिससे कि पीढ़ियों के बीच में जो अंतर था उसका उजागरण हुआ। तो निश्चित तौर पर जब अंतर या उनके बीच में जो टूटन है उसका उजागरण होगा तो उसको दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के बारे में जानने की कोशिश करेगी, पुरानी पीढ़ी नए को समझने की कोशिश करेगी, तो ये टूटन कम होगी। इसको मानते हुए इन्होंने इस युग में दो पीढ़ियों के बीच में जो अंतराल था, जो टूटन थी, उसको दूर करने की कोशिश की। इसके अलावा इस युग में आते आते समाज में अनास्था फैल गई थी, उद्देश्यहीनता फैल गई थी और बहुत सी विसंगतियां हमारे समाज में पैदा हो गई थी। उन सब को भी इस युग के नाटकों में बड़े ही सशक्त ढंग से अभिव्यक्ति दी गई। इसके साथ अंतिम तौर पे मैं जिन विशेषताओं को लूँगा उनको हम देखेंगे। वो है यथार्थबोधता या यथार्थबोधवादिता एवं व्यंग्य से युक्त इस युग के नाटक रहे हैं, जो हमेशा यथार्थ से जुड़े रहे हैं। और ये नहीं कि यथार्थ से हट करके कोई कल्पनाशीलता में पूर्ण तरह हो गए, उसके साथ साथ हास्य और व्यंग्य को भी इन्होंने छोड़ा नहीं। बीच बीच में इसका उपयोग भी विभिन्न मुद्दों को उठाने के लिए किया जाता रहा। तो इस प्रकार से आज हमने इस युग को, जिसे हम प्रसादोत्तर युग के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जाना। इस युग में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई उनके बारे में जाना, उनके लेखक कौन कौन थे उसके बारे में जाना, और इसके साथ साथ इस युग में जो लिखे गए नाटक थे वो नाटकों के भेद के अंतर्गत कौन कौन से भेदों में या उनमें से कितने भेद इस युग के नाटकों में पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया, और तत्पश्चात नाटकों की विशेषताओं को हमने जाना। तो अब मैं इस शीर्षक को या इस बिंदु को यहीं समाप्त करता हूं और ये देखता हूं कि आगे हम किस तरीके से आप पढ़ेंगे और तैयार करेंगे। तो ये है प्रसादोत्तर नाटक या प्रसादोत्तर युग जो नाटकों का था। जो प्रश्न बन सकता है उस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रश्न क्या बन सकता है। प्रसादोत्तर युग के बारे में आप क्या जानते हैं? नाटकों के प्रसादोत्तर युग के बारे में आप क्या जानते हैं? इस युग के नाटककारों एवं नाटकों का उल्लेख करते हुए इस युग की प्रवृत्तिगत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न जो बन सकता है वो है प्रसादोत्तर युग की प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। एक और सवाल पूछा जा सकता, वो छोटे बड़े प्रश्न के रूप में नहीं, छोटे प्रश्न के रूप, समस्या नाटकों पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कीजिए। या लक्ष्मीनारायण लाल समस्या नाटकों के एक प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं, इनके बारे में बताइए। तो इस तरह से हम
इसका अध्ययन करेंगे। पहले प्रश्न ध्यान में करिए, फिर एक एक बिंदु को आप देखिए। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि छायावादोत्तर काल कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ से परिवर्तन उसमें आया, इससे पहले की स्थिति क्या थी, वो लिखेंगे। तत्पश्चात इस युग के प्रमुख नाटककार और उनकी रचनाओं के बारे में वर्णन करेंगे। और उसके बाद आप ये करेंगे वर्णन कि इस युग में इन लेखकों द्वारा कौन कौन से प्रकार के नाटक लिखे गए, जिनमें हमने अध्ययन किया था कि 5-6 प्रकार के या 5-6 प्रकार या 7 प्रकार के नाटक लिखे गए थे, जिनमें पौराणिक नाटक कह सकते हैं, ऐतिहासिक नाटक कह सकते हैं, ऐतिहासिक पौराणिक नाटक कह सकते हैं, सामाजिक नाटक भी इस युग में लिखे गए, मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक भी इस युग में लिखे गए, प्रतीकात्मक नाटक भी इस युग में लिखे गए और गीति नाटक और समस्यामूलक नाटक भी इस युग में लिखे गए। तो इसी के साथ सब समस्याओं को हल करते हुए ये भी हम जान लें कि इस युग के नाटकों की इतनी विशेषताएं हमने देखी, उनमें प्रमुख विशेषताएं क्या थी। पहली चीज़, जो प्रसाद युग में कमी थी, उस कमी को यहाँ तक आते आते दूर किया गया। तकनीकी तौर पर इस युग के नाटक पूर्णता को प्राप्त करते हैं, अर्थात इन नाटकों को मंचित किया जाना आसान हो गया था और मंचन किए जाने योग्य ये नाटक इस युग के रहे थे। दूसरी चीज़ ये है, इस युग में सामाजिक समस्याओं को बड़े जोर शोर से उठाया जाना प्रारंभ हो गया था। उसमें किसी प्रकार की झिझक इस युग के नाटककारों में नहीं रही थी। तीसरी बात जो मैं प्रमुखतः कहूँगा कि राजनीति को पहले साहित्य में मुद्दा नहीं बनाया जाता था, लेकिन इनके समय तक आते आते तात्कालिक राजनीति को अपने इन नाटकों में स्थान दिया गया। उससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ी। फिर स्पष्टवादिता के कारण, घुमाव और कल्पनाशीलता की कमी के कारण इस युग के नाटकों में लालित्य की कमी आई, भाषा की मनोरमता में कमी आई और भाषागत रूखापन आ गया। एक चीज़ इस युग में हो रही, हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि संघर्ष पीढ़ियों में रहा है और रहेगा, लेकिन उस संघर्ष से हम किस तरह से निपटते हैं वो मायने रखता है। पहले साहित्य में इसको स्थान नहीं दिया जाता था, लेकिन इस युग के नाटकों में इस बात को भी स्थान दिया गया कि पीढ़ीगत टूटन रहती है और उसको जहाँ तक संभव हो सके हमें बच करके चलना चाहिए। और उस युग में हमारे समाज में एक भटकाव आ गया था, जिससे हमारे भीतर अनास्था पैदा हो गई थी। हम उद्देश्यहीन जीवन ले घूम रहे थे और एक ये मान लीजिए कि थोड़ी सी उदासीनता भी हमारे मन में आ गई थी। तो उन सब बातों को भी इस युग के नाटकों में बड़े सशक्त ढंग से उठाया गया और हम लोगों को इस युग के नाटकों में ये सब चीज़ें मिलती है, जो कि हमारे लिए प्रेरणादायक भी है और कुछ सीख लेने भी है। और हमें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अध्ययन कर रहे हैं BA भाग द्वितीय में, तो हमें उसके अनुसार यदि हम जितना अच्छे ढंग से पढ़ सकें तो उतने ही अधिक अच्छे अंक हमारे को आएंगे। और अंकों की तरफ मत देखिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा जो जीवन में आपके काम आएगा। इसी के साथ मैं आज अपनी बात यहाँ रोकता हूँ, अपने बात को विराम देता हूँ। अगले व्याख्यान में फिर मिलेंगे। जय हिंद,